हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ 5, जिसमें दी गई है पर्वत प्रदेश में पावस नामक एक कविता, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी प्रकृति प्रेमी और कल्पना के कवि थे। प्रकृति का जैसा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया। पंत जी ने उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का अति सुंदर प्रयोग किया है। वे हिंदी के एक गौरवशाली कवि थे। चलिए कविता शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस का अर्थ है पर्वतों पर वर्षा ऋतु का आगमन। यह बच्चों कविता के नाम से ही पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। शब्दार्थ: पावस वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र, परिवर्तित बदला हुआ, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। अर्थ इस तरह से है: पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी, पर्वत प्रदेश और पर्वत प्रदेश था। जब पहाड़ों पर वर्षा ऋतु आई तो ऐसा लग रहा था जैसे पल पल परिवर्तित, पल पल में परिवर्तित बदल रही हो। प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, प्रकृति का रूप पल पल में बदल रहा था। कभी वहाँ बहुत जोर से बारिश आती थी तो कभी वहाँ धूप निकलती थी और कभी बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती थी। इस तरह से बदल रहा था। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। शब्दार्थ: अपार विशाल, सहस्त्र हजारों, दृग सुमन नेत्र के समान पुष्प, फाड़ खोलकर, अवलोक देखना, निज अपना, महाकार बड़ा आकार बड़ा ढांचा। अर्थ इस तरह से है: मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार का अर्थ है करघनी के आकार वाले पर्वत। करघनी होता है बच्चों एक आभूषण होता है जिसे स्त्रियां सुंदरता बढ़ाने के लिए अपनी कमर में बांधती हैं। अपार विशाल, तो करघनी के आकार के विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले थे। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, उस पर्वत पर हजारों फूल खिले हुए थे। इन फूलों को कवि ने पर्वत की आंखें बताया है। कवि कहता है कि मानो पर्वत जो है अपने सहस्त्र का अर्थ है हजार और दृग कहते हैं नेत्र या आंखें, सुमन का अर्थ है पुष्प। अर्थ इस तरह से है सहस्त्र दृग सुमन से आशय है। कवि कहता है पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़कर अवलोक रहा है। अवलोक रहा का अर्थ है देख रहा है, बार बार। वह बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, नीचे एक तालाब था, उसमें वह अपना विशाल रूप देख रहा है, विशाल आकार को निहार रहा है। पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला था, दर्पण सा फैला है विशाल। वो जो था दर्पण की तरह साफ, स्वच्छ और विशाल था। वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल दर्पण का काम कर रहा था। कवि ने इसमें निर्जीव चीज का सजीव चित्रण किया है। पहाड़ की तुलना मानव से की है। कवि ने पर्वत को मानव की तरह दिखाया है। पर्वत पर जो फूल खिले हुए हैं उन्हें कवि ने पहाड़ की आंखें बताई हैं, मानो वे पहाड़ की आंखें। और तालाब रूपी दर्पण में पर्वत अपने विशाल आकार को देख रहा है। यहाँ पर इसका मानवीयकरण किया गया है। पहाड़ की तुलना मानव से की गई है। एक निर्जीव चीज को सजीव बना दिया गया है, सजीव चित्रण किया है। निर्जीव चीज का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या इस तरह से है। कवि कहता है पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ तब ऐसा लगता था मानो प्रकृति अपना रूप पल पल में बदल रही हो। करघनी के आकार वाले विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे और उस पर हजारों फूल खिले हुए थे। वे फूल मानो पर्वत की आंखें हो और ऐसा लगता था कि मानो पर्वत अपनी हजार हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे फैले हुए जल में अपने विशाल आकार को देख रहा हो। पर्वत के चरणों में एक तालाब पल रहा था जो दर्पण की तरह साफ और स्वच्छ था। मानो वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल दर्पण का काम कर रहा। चलिए अगला पद पढ़ते हैं। गिरि का गौरव गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, ए निमेष अटल कुछ चिंता पर। शब्दार्थ: गिरि कहते हैं पर्वत को, गौरव का अर्थ है महिमा, मद मस्ती,
झरता का अर्थ है गिरना, निर्झर झरना, उर छाती, तरुवर पेड़, वृक्ष, नीरव मौन शांत, नभ का अर्थ है आकाश, एनिमेश एकटक बिना पलक झपकाए, अटल कहते हैं सदा, चिंता पर का अर्थ है चिंता में मग्न। अर्थ इस तरह से है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी पहाड़ों का गौरव महिमा गा रहे हैं। कौन गा रहे हैं? झरने झरझर की आवाज में पहाड़ों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। झरने जो हैं वो झरझर की आवाज में पहाड़ों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद कहते हैं मस्ती को, और झरनों की झरझर की जो आवाज है वो दर्शकों की नस नस में मस्ती और उमंग भर देती है, तन मन में ताजगी भर देती है। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरने जो है वे मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते कहते हैं गिरना, झाग भरे निर्झर, निर्झर झरना। और जब वे झरने तालाब में गिरते हैं तब उसमें बहुत झाग उत्पन्न हो जाते हैं, झाग उठते हैं, तो वे मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर पहाड़, उर छाती से उठ उठ कर, पहाड़ की जो छाती पर उगे हुए वृक्ष हैं, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, वे वृक्ष जो हैं उच्च आकांक्षाओं से युक्त हैं, उनके अंदर जो है उच्च आकांक्षाएं भरी हुई हैं। और वे पेड़ मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान लंबे हैं। है झांक रहे नीरव नपर, नीरव का अर्थ है शांत मौन, और वे पेड़ आकाश को ऐसे शांत होकर देख रहे हैं। एनिमेश अटल कुछ चिंता पर, जैसे एनिमेश बिना पलक झपाए, अटल सदा कुछ चिंता पर, चिंता में मग्न, वे शांत आकाश की ओर बिना पलक झपकाए झांक रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो अपलक, अटल तथा चिंता में मगन होकर वे और भी ऊंचा उठने की सोच रहे हों। व्याख्या इस तरह से है, कवि कहता है कि मानो झरने झरझर की आवाज में पहाड़ों की महिमा गा रहे हों, और इस ध्वनि को सुनकर पर्यटकों की नस नस में उमंग और उत्साह भर जाता है। पहाड़ की छाती पर जो वृक्ष उगे हुए हैं वे उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, वे और भी ऊंचा उठने की सोच रहे हैं, इसलिए वे शांत, अटल, अपलक और चिंता में मग्न आकाश की ओर देख रहे हैं कि कब हम आकाश को छुएंगे। चलिए अगला पद पढ़ते हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारत के पर, रब शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। शब्दार्थ, भूधर का अर्थ है पहाड़, अपार असीमित, पारत के पर, पारे के समान, धुंधला और चमकीले पंख, रव शेष का अर्थ है केवल आवाज का रह जाना, अंबर आकाश, धरा धरती, सवह का अर्थ है डरना, जलदयान बादल रूपी विमान, बिचर बिचर का अर्थ है घूम घूम कर, इंद्रजाल जादूगरी, अद्भुत खेल। अर्थ इस तरह से है, उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर का अर्थ है पहाड़, ऐसा लगा जैसे पहाड़ जो था अचानक से कहीं उड़ गया हो। फड़का अपार पारत के पर, पारत के पर, पारे के समान धुंधला और चमकीले पंख, ऐसा लगा कि पहाड़ जो है वो पारे के समान धुंधला चमकीले से पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ चला हो। वहाँ पर जब बारिश आई तो वहाँ सब धुंधला हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ कहीं उड़ चला हो, चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ चला हो। रब शेष रह गए निर्झर, और वहाँ पर खाली क्या शेष रह गया था? रव शेष, रव आवाज, शेष मतलब रह जाना, आवाज शेष रह गई थी, वो किसकी? झरनों की, केवल झरनों की आवाज ही शेष रह गई। वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल बस झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर आकाश टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सवह साल, और सवह साल, सवह का अर्थ है डर कर, जो साल के पेड़ थे, वृक्ष थे, वे डर कर धरा पृथ्वी में धस गए हों। और ऐसा लगा कि साल के जो पेड़ थे वो डर से धरती में धस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ताल में जो था ऐसा लगा जैसे ताल जल रहा हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। यो जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और ऐसा लगता था जैसे जलद यान बादल रूपी विमान में बिचर बिचर घूम घूम कर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र घूम घूम
घूम कर अपना जादू दिखा रहा हो। जैसे वर्षा का देवता जो है इंद्र, वो बादल रूपी विमान में बैठकर घूम घूम कर अपना जादू दिखा रहा हो। व्याख्या इस तरह से है, कवि कहता है कि लो उधर देखो, एक पूरा पहाड़ पारे के समान धुंधला हो गया है और मानो चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ चला हो। आशय है कि अचानक से पहाड़ों पर बहुत सारे काले और भूरे बादल छा गए, जिसकी वजह से कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा था, केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इसके बाद बादलों से इतनी तेज बारिश हुई, ऐसा लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और मानो साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए हों और ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के जल में आग लग गई हो। इस तरह से वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर जादू का खेल दिखा रहा हो। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्टिए। उत्तर है, पावस ऋतु में प्रकृति के हमें नए नए रूप देखने को मिलते हैं। कभी धूप निकलती है और कभी तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। कभी बारिश हो जाती है तो धरती गीली हो जाती है, तालाब भर जाते हैं और कभी कभी आकाश में काले काले असंख्य बादल छा जाते हैं, तब वातावरण सब धुंध में हो जाता है। प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? उत्तर है, मेखलाकार का अर्थ है करघनी के आकार का गोलाईदार उपहार वाला पर्वत। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। प्रश्न है, सहस्त्रदृक सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? उत्तर है, सहस्त्रदृक सुमन का तात्पर्य है पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूल जो पहाड़ की आंखों के समान प्रतीत हो रहे और कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में अपना विशाल आकार देख रहा है। पर्वत पर खिले सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? उत्तर है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ की है, क्योंकि दर्पण साफ, स्वच्छ और प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम होता है। यहाँ पर तालाब भी अत्यंत साफ, स्वच्छ व निर्मल है। ये तीनों गुण उसमें थे। कवि ने तालाब की समानता दर्पण से। प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? उत्तर है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय से उठकर आकाश की ओर इसलिए देख रहे थे, वे सोच रहे थे वे किस तरह से आकाश को छू सकते हैं। वे अपने मन की उच्चाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। वे मानव की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? उत्तर है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि अचानक से अंबर धरती पर टूट पड़ा था। प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई? उत्तर है, झरने गिरी के गौरव का गुणगान कर रहे थे और बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है। प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने पावस ऋतु के सौंदर्य चित्रण के लिए पर्वत प्रदेश को ही क्यों चुना? उत्तर, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने पावस ऋतु के सौंदर्य चित्रण के लिए पर्वत प्रदेश को इसलिए चुना क्योंकि पहाड़ों पर ही वर्षा ऋतु के सबसे अधिक रंग रूप दिखाई देते हैं। बादल जितने रूप और आकार पहाड़ों पर बदलते हैं, उतने किसी मैदानी प्रदेश में नहीं बदलते। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।